चले जहां कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैल गया है। जी हां, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है। बताया गया है कि वहां के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी है। एक हॉस्पिटल की तस्वीर भी सामने आई है जो मरीजों से खचाखच भरा है। बताया यह भी गया कि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा है और इस वजह से ही ये लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। खबर भी तो ये भी आई थी कि इमरजेंसी लॉकडाउन यहां तक कि चाइना में लगा दिया गया, लेकिन इसको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस सब के बीच में जब चाइना में यानी HMPV वायरस की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर जरूर अस्पतालों में बेड नहीं खाली है और मरीजों का तादाद बढ़ गया है, लेकिन WHO की तरफ से अभी इस पर कोई भी डिक्लेरेशंस नहीं आए हैं। यह भी बताया गया है कि यह वायरस बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करता है। इस वायरस को लेकर भारत के डॉक्टर का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। नाक और सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है। इसका अभी कोई उपचार नहीं है। आराम करने से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। गंभीर अवस्था इसमें नहीं आती है। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज होती है। इसमें बहुत छोटे बच्चों को और बहुत उम्र के लोगों को, और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है। और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक में पत्रकार का शव मिला है। ठेकेदार सुरेंद्र चंद्राकर पर पत्रकार की हत्या कराने का आरोप लगा है। बताया यह भी जा रहा है कि पत्रकार ने 120 करोड़ के सड़क घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद से उसकी हत्या करवा दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर में पत्रकार मुकेश की हत्या का ये सनसनीखेज मामला, जहां पर एक ठेकेदार पर इस पत्रकार की हत्या करने का आरोप लगाया है, क्योंकि पत्रकार ने ठेकेदार के 120 करोड़ के घोटाले का, सड़क घोटाले का जिक्र कर दिया था, उसका पर्दाफाश कर दिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पत्रकार की जिसकी हत्या हो गई है। तस्वीरें आप भी देखिए कि जो ठेकेदार है उसके टैंक में, इस सेप्टिक टैंक में इस पत्रकार का शव मिला है और ठेकेदार के ऊपर ही अब सारे शक उठ रहे हैं। जो शक की सुई है वो ठेकेदार की तरफ ही घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सड़क घोटाले ठेकेदार से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और जिसका पर्दाफाश पत्रकार के द्वारा किया गया था और उसके बाद से ही पत्रकार का शव सेप्टिक टैंक में पाया गया है, वो भी ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में। और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच आज पटना में बापू सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसको लेकर पटना में 22 सेंटर बनाए गए। हालांकि अभ्यर्थी अभी भी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए इन 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी और साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी है और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर बजाने, परीक्षा कार्य में शामिल लोगों के मोबाइल फोन रखने और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। और आज बीपीएससी का री एग्जाम होने वाला है। इस बीच अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। पप्पू यादव पर प्रदर्शन को लेकर FIR दर्ज की गई। वहीं पटना में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में बीपीएससी का री एग्जाम हो रहा है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है कि जो एग्जाम हो रहा है उसको रद्द किया जाए। वहीं पर सांसद पप्पू यादव पर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आई है। प्रशांत किशोर भी यहां पर बैठे हुए। आपने इसके पिछले भी देखा, जब न्यू ईयर के दरमियान जब लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था, प्रशांत किशोर ही उन अभ्यर्थियों को लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे वहां पे गए तो अभ्यर्थी सीएम आवास की तरफ रुख करने लगे और पुलिस की अपनी एक
डेकोरम होता है जिसको मेंटेन करना होता है। यातायात रोकने का भी आरोप यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के एमएलएस के ऊपर लगवाया गया है। वहीं बीपीएससी को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ है देखिए जरा। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं, युवा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। संभल हिंसा केस में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर बिजली चोरी केस में उनसे करीब 2 करोड़ तक वसूलने की तैयारी हो रही है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जियाउर रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया। जामा मस्जिद हिंसा मामले में रद्द नहीं होगी एफआईआर। पुलिस चौकी की जमीन के दावे पर घिरा वक्फ बोर्ड। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। फर्जी दस्तावेजों के मामले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी। आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। संभल की सियासत में जियाउर रहमान बर्क से लेकर वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी तक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा प्रशासन की जांच में फर्जी पाए जाने के बाद अब वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी भी घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस फिलहाल जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार ना करे। पुलिस बर्क को पहले पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, लेकिन अगर जियाउर रहमान बर्क पूछताछ में शामिल नहीं होते और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते, तब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क बिजली चोरी और अवैध निर्माण के मामले में भी घिरे हुए हैं। आज ही जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर तीसरा नोटिस भेजा गया। अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। उधर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो हिंसा को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था और दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर इलाके में छिपा हुआ था। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? वो उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है या जो भी इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, उसको देखने के बाद ही अगली प्रक्रिया के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। इसका पता लगाया गया था कि पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे।
विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजे और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की जमीन पर जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया था, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की जांच में ऐसे सभी दावे फर्जी पाए गए। वक्फ बोर्ड और ओवैसी ने दावा किया था कि संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी पेश किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी पोस्ट किए और पुलिस चौकी की जमीन के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा किया। लेकिन जब प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर इन सभी दस्तावेजों की जांच करवाई तो ये फर्जी पाए गए। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस का ये भी कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के दावों को लेकर झूठे दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को न बेचा जा सकता, ना ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अवैध जगह के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी निर्माण नहीं कराना चाहिए। जो प्रथम परीक्षण हमने कराया 30 सदस्यीय कमेटी के द्वारा, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी और यदि और भी कोई आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी आएंगे उनका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। कुछ जो दस्तावेज सर आए थे आपके पास, ये दस्तावेज किन हाथों से होकर आए हैं? मतलब कोई लोग क्या मैनुअली लेकर आए? 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन आया था और डेलीगेशन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे। उसी के माध्यम से जैसे वो दस्तावेज आए हमने एक 30 सदस्यीय कमेटी बैठा दी थी जिसके माध्यम से उनका परीक्षण किया गया। हर गलती की सजा होती है और मुआवजा भी उसी का एक रूप है, लेकिन ये बात ओहदेदारों को कौन समझाए। दौसा से ऐसी एक खबर आई है जहां कोर्ट की टीम CMHO ऑफिस कुर्क